नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा के 23वें स्थापना दिवस पर झारखंड विधानसभा परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सम्मिलित हुए। इस मौके पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रगान के साथ की गई। राष्ट्रगान के उपरांत स्वागत गान भी प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का पौधा देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके साथ ही उत्कृष्ट विधायक को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट अतिथि भी सम्मानित किए गए। इनके साथ देश की सीमा पर नक्सल अभियान में शहीद हुए तथा शांति काल में वीरता पदक प्राप्त झारखंड के बहादुर पुलिस कर्मियों एवं सैनिकों को सम्मानित किया गया। झारखंड राज्य के खिलाड़ियों, राज्य के 10वीं और 12वीं एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के टॉपर छात्र छात्राओं, सामाजिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले राष्ट्रपति पदक से सम्मानित व्यक्तियों एवं मिशन चंद्रयान 3 में सम्मिलित झारखंड राज्य के वैज्ञानिकों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष एवं मनसा सिंह अतिथियों द्वारा त्रैमासिक पत्रिका उड़ान एवं अन्य पुस्तकों का विमोचन और लोकार्पण भी हुआ। हमारा झारखंड 23 साल का हो गया है और अब झारखंड के लिए कहने के लिए बहुत कुछ हमारे बीच में है। यह झारखंड का निर्माण हुआ उस तमाम लंबे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप, जो यहाँ के जल जंगल जमीन से जुड़ करके यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान को विशिष्टता के साथ इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, धरती आबा बिरसा मुंडा जी से लेकर के सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, कई एक फूलो जानू से लेकर के वीर बद्दू भगत, कई एक लोगों ने अपने जीवन का अमर बलिदान दिया। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह से लेकर के यहाँ तक की जो सफ़र हुई है, और 2015 नवंबर को जब यह झारखंड अलग राज्य बना, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय थे, और तब से लेकर के आज तक की यात्रा में यह विधानसभा ने कई एक महत्वपूर्ण विषयों पर इस राज्य को नेतृत्व प्रदान किया है। यह विधानसभा कई एक ऐतिहासिक क्षणों का गवाह भी बना है। 23 साल के इस निर्माण काल में हमें एक भव्य विधानसभा का भवन भी मिला है, और इस भवन को हम अब राज्य के पहचान से और उसकी अस्मिता से जोड़ करके भी देख रहे हैं। हम जब आज यहाँ अपने बातों को रख रहे हैं तो मैं याद करता हूँ कि आज हमें जो अवसर मिला है, हम जैसे कई एक साधारण परिवार से आने वाले एक व्यक्ति को इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बातें को रखने का, जनता का प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिला है, इसके मूल में हमारा संविधान है। देश की आज़ादी के बाद हमारे सभी जो हमारे जननायक थे, हमारे नीति निर्धारक थे, उन्होंने इस संविधान के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को रखी, और उस आधारशिला से आज यह एक वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व के अंदर स्थापित हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब और मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, विशेष रूप से उपस्थित आज के स्थापना दिवस में चुने गए उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र सिंह जी, उपस्थित सचिव महोदय, सभा सचिवालय के, यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे भी हम स्थापना दिवस मनाते रहे।
आप सबको मेरी ओर से जोहार है। मैं आज कुछ विशेष भाषण देने के पक्ष में नहीं हूँ, मूड में भी नहीं हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से भी ऊपर ये महापंचायत है। जाति, धर्म, वर्ग और पूरे झारखंड के लिए सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के जीव जंतुओं के लिए भी ये महापंचायत है। यहाँ पर कार्य योजना सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, उनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं और नीतियां बनती है, यहाँ से भी कई विधेयक पारित किए जाते हैं, तो उसमें आम लोगों के साथ साथ राज्य के जीव जंतुओं के लिए भी विचार विमर्श होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभाओं की महत्ता क्या है। I am really proud of it today. झारखंड राज्य का गठन देश के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। इस अवसर पर मैं महान दूरदर्शी नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में झारखंड का निर्माण हुआ। लोगों की आकांक्षाओं और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को देखते हुए इस राज्य का निर्माण किया गया। मैंने भी उस वर्ष लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड राज्य के गठन के पक्ष में मतदान किया था और मुझे इस पर गर्व है। Jharkhand Legislative Assembly is having a glorious history. The very first functioning of our Jharkhand Legislative Assembly was in the HEC building, and now we got a wonderful assembly. वहीं उत्तराखंड हादसे में विगत कई दिनों से झारखंड के मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और समय बीतने के साथ उनकी स्थिति भी खराब होती जा रही है। इस विषय में झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड सरकार के अफसर टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह कुशलता से निकले और उन्हें झारखंड वापस लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के परियोजनाओं में सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विगत वर्षों में उत्तराखंड में कई हादसे हुए हैं। उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना की एक बार फिर से झारखंड के मजदूरों के साथ पुनरावृत्ति हुई है। इसलिए 10-12 दिनों से इस हादसे में झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं और अभी भी इसी प्रकार के कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति सामान्यजनक नहीं हुई है। ऐसे प्रोजेक्ट में घटित घटना का समाधान अविलंब कैसे हो, इस पर समाधान होना चाहिए। करनी है। हमारे तो अफसर वहाँ जाकर के बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब आए लोग और हम उनको लेके चले। लेकिन चिंता का विषय है कि इस तरीके के परियोजनाओं में सेफ्टी प्रिकॉशन अत्यंत जरूरी होता है और आपको पता है कि विगत वर्षों में उत्तराखंड में एक हादसे नहीं कई हादसे इसी तरीके की घटना में पहले भी झारखंड के कुछ मजदूर लपेट में आए और उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में। फिर से ये घटना घटी और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अभी 10-12 दिन और अभी भी कोई सियोरिटी नहीं है कि क्या स्थिति है। खाना पानी ही देना बहुत जरूरी नहीं है, मानसिक तनाव किस तरीके से गुजर रहे होंगे वो लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वह राजधानी रांची के पुराने विधानसभा भवन स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि झारखंड राज्य
एवं यहाँ के निवासियों को संविधान में वर्णित मूलभूत अधिकारों को झारखंड बनने के 23 वर्षों बाद भी धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। इसको लेकर वे जन आंदोलन को प्रखरता से क्रियान्वित करेंगे। प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से उन्होंने ये बात कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से CNT SPT एक्ट, पेशा कानून एवं स्थानीयता के मुद्दे पर झारखंड में बने अब तक की सरकार ने कोई पहल नहीं की, ये काफी चिंतनीय विषय है। अपने ही सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वर्तमान राज्य सरकार आदिवासियों की स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार अभी तक रोजगार की व्यवस्था करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है, पर इसे केवल और केवल बांध कर रख दिया गया है। इन सभी विषय बिंदुओं को लेकर हम जनता के बीच जाकर पूरी तरह से संघर्षरत होंगे और झारखंड वासियों के लिए आंदोलन करेंगे। इस राज्य का आज तक क्या दुर्गति है, आज यहाँ के रहने वाले लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये 23 साल होने के बाद भी अगर यहाँ के लोगों का अगर जमीन नहीं बची, यहाँ का CNT एक्ट नहीं बचे, यहाँ का SPT एक्ट नहीं बचे, यहाँ पेशा एक्ट लागू नहीं हो, यहाँ स्थानीय नीति अभी तक बना नहीं और यहाँ नियोजन नीति भी नहीं। सीधी सीधी बात है, आज यहाँ के लोगों के लिए राज्य अलग हुआ। और दूसरी बात, ये अधिसूचित क्षेत्र आखिर क्यों बना? अधिसूचित क्षेत्र क्यों बना? वो अंग्रेज के टाइम में, और किसके लिए बना अधिसूचित क्षेत्र? ये समझने वाली बात है। तो ये 23 सालों में भी इस राज्य का जो अधिसूचित क्षेत्र है, न वहां के लोगों को अधिकार मिला, न वहां के लोगों के लिए जमीन बचा। जमीन तो अभी भी लुटा रहा है, और न डैम के नाम पर, खदान के नाम पर, कोयला खदान के नाम पर, एयरपोर्ट के नाम पर। तो आज तक यहाँ के लोगों को न वो कंपनी में 50% शेयर रखा गया। आखिर लोगों का जमीन चला गया सदा के लिए। इस देश के लिए लोगों ने जमीन त्याग दिया, खुशी खुशी जमीन दिया। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिला और नौकरी मिली होगी, बहुत जगह तो नौकरी भी धनबाद में नहीं मिला। तो आखिर उनके वंशज, उसके परिवार अभी कहाँ हैं, अभी ढूंढने से भी पता नहीं चलेगा। आखिर ये सरकार का काम है, सर्वे कराए। आज आदिवासी यहाँ पर विलुप्त हो रहे हैं, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। आज यहाँ TSC के बैठक में लोगों ने निर्णय लिया कि आदिवासी उसी थाने के अंतर्गत। अरे भाई, जमीन लेगा तो कितना लेगा, कितना छूट आपने उसको दिया? ठीक है, आदिवासी उस गांव का उस थाने के अंतर्गत आते हैं तो उसको घर बनाने के लिए है ना, 5 डिस्मिल 10 डिस्मिल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिस्मिल। लेकिन ये तो एकदम खुलम खुला दे दिया कि वहाँ जब स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट की ओर से आयोजित 5 दिवसीय बाल मेला में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष काजल यादव उपस्थित हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1989 में बाल अधिकार को परिभाषित किया, वहीं 1995 में भारत सरकार ने इसे कानून का रूप दिया। उसी के तहत विधायक सरयू राय के सानिध्य में स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट की ओर से द्वितीय वर्ष सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले के तीसरे दिन शहर के अलावे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस मेले में भारतीय पारंपरिक खेल कुश्ती, कबड्डी सहित दर्जनों खेलों को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है, जिसमें बच्चे पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। वहीं इस बाल मेले में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे देश में अनोखा मेला बताया। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि जो कानून बना है, इस पर सरकार सहित समाज को बच्चों के विकास और सुरक्षा पर पहल करने की आवश्यकता है। और एक चेशायर होम के जो विशेष रूप से योग्य जो कहा जाता है, वैसी बच्चियां थी, उन्होंने भी खेल में भाग लिया
उनको हमने पुरस्कार भी दिया है। तो खेल के बाद अभी आरंभ होगा बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम के बारे में। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियंका कानून जी, काजल यादव हैं इस राज्य के अध्यक्ष। ये सभी आएंगे, उनका कार्यक्रम शुरू होगा और बच्चे काफ़ी सवेरे से आए हैं यहाँ और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में आज बच्चों ने इसमें भाग लिया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग भी ये समझें कि जो बच्चों के जो अधिकार हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1954 में, 1959 में, 1989 में परिभाषित किया है, भारत सरकार ने उन पर 2005 में, 2015 में कानून बनाया है। इन सभी कानूनों की जानकारी उनको भी हो ताकि बच्चों के लालन पालन में भी सुविधा हो। और इसके साथ ही जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, सरकारें हमारी हैं, जिनके प्रशासनिक विभाग, पुलिस आदि हैं, इन सबों को भी चाहिए कि जानकारी लें और कानून को अमल में लाएं ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो। और जो बच्चों को परेशान करने वाले लोग हैं वे भी ये समझें कि हम ऐसा करेंगे तो हमको कठोर दंड मिलेगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर जिला कमेटी के निर्देश पर जमशेदपुर के खास महल पार्टी कार्यालय में बुधवार को एक बैठक की गई। इस बैठक में जिला कमेटी द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में डोमन मांझी और बाबू मांझी को प्रतिनियुक्त किया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2024 के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाना तथा बूथ और पंचायत स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाना है। निकट भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़कर मजबूत बनाना है। वहीं पर्यवेक्षक के रूप में आए डोमन मांझी ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाना और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाना बैठक का मुख्य उद्देश्य है। पत्रकारों ने पर्यवेक्षक डोमेन मांझी से पूछा कि जुगसलाई विधानसभा में प्रखंड कमेटी के लोगों को विधायक द्वारा पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं पूछा जाता है। इस पर उन्होंने बताया कि जिला स्तर की मीटिंग में वे इस बात को रखेंगे और पार्टी के अंदर जो भी समस्याएं हैं उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। किन मुद्दों को लेकर आज जैसे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार जिला समिति के बैठक के उपरांत जिला कमेटी का आदेश है कि जितने भी पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जितने भी प्रखंड है, सभी प्रखंड के पंचायत स्तर के जो भी है बूथ है, जितने बूथ है, बूथ कमेटी का गठन करना है। और हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के निर्देश अनुसार हर पंचायत में सदस्यता अभियान का पुरजोर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को बेहतर करने के लिए, परिणाम बेहतर करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसी विषय पर आज इस जमशेदपुर प्रखंड समिति का बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मैं और मेरे साथ बाबू मांझी उपस्थित हुए हैं। प्रखंड समिति के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जैसे आपका फुटका आते हैं और इधर जुगसलाई। और ये संगठन के अंदर की बात है, जो भी है आपस के घर की बात है। अगर इस प्रकार की बात है तो हम लोग जिला समिति में बात करेंगे। प्रखंड के अंतर्गत जो भी है बैठक में आप लोग बात करके। वहीं जमशेदपुर के घांगीडी स्थित सेंट्रल जेल में बुधवार की सुबह पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल परिसर में कई खामियां सामने आई हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। औचक निरीक्षण की ये कार्रवाई धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा के नेतृत्व में की गई। मिली जानकारी के मुताबिक घांगीडी जेल को लेकर ईडी समेत कई जांच एजेंसियों ने प्रशासन को आगाह किया था। उसी के आधार पर जांच की गई, जिससे देखते ही देखते जेल में हड़कंप मच गया। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को रांची में भी इस तरह की जांच की गई थी। पुलिस प्रशासन की इस औचक कार्रवाई से जेल ही नहीं बल्कि अपराध जगत में भी हड़कंप का माहौल है। बताते चले कि जेल में बंद कैदियों द्वारा प्रतिबंधित ड्रग्स व मोबाइल जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। समय समय पर जिला पुलिस व प्रशासन औचक निरीक्षण कर जेल का मुआयना करते हैं ताकि बंदियों द्वारा इस्तेमाल सामानों को पकड़ा जा सके। इधर एमजीएम थाना अंतर्गत NH33 में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आकर सड़क पार कर रहे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। ये हादसा देवघर पंचायत स्थित गुलाटी पटाखे की दुकान के सामने सुबह 7 बजे हुआ है। मृत बुजुर्ग 50 वर्षीय देवघर निवासी चरण बेसरा है।
घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सूचना पाकर एमजीएम थाना प्रभारी अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुआवजे की मांग के अतिरिक्त वे लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। समाचार लिखे जाने तक सुबह 11 बजे से लोगों के साथ वार्ता जारी थी, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी थी। एक मिनट तो चुप रहेगा। हाँ बताइए। हम लोग को इंसाफ चाहिए। अभी घर में कमाने वाला कोई नहीं, हम और मम्मी है, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम लोग कैसे जिएंगे? पापा ही तो एक सहारा था। हम लोग 3 जने, मम्मी है, पापा है और हम ही थे, और भाई बहन कोई नहीं है। अभी हम लोग 2 ही जन बचे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी कहाँ जा रहे थे पापा सुबह सुबह? पापा वो बैल को लेके जा रहे थे, फिर पार हो रहे थे। अच्छा। ये गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, उनका बेटी है, उन लोगों का सहारा कोई नहीं है। थोड़ा लापरवाही NHI का भी है। हम लोग इससे पहले कई दफ़ा DC साहब को भी, थाना प्रभारी को भी, SSP साहब को भी हम लोग आवेदन के साथ किए कि अब जो सड़क किनारे बालिका से लेकर भिलाई पड़ी तो सड़क किनारे टेलर खड़ी रहती है, इस पर आप लोग एक्शन लीजिए, क्योंकि फिर आप उसके दुर्घटना होने का मुख्य कारण है कि अगल बगल टेलर खड़ी रही, बड़ी सड़क खड़ी रही, और ये प्रशासन लापरवाही बरत रही है। कई ग्रामीणों ने अपने अपने स्तर से अवगत सबको कराए, ने कोई एक्शन नहीं हुआ है। और रहा बात दुखद घटना का, तो हम इतना बोलेंगे कि सरकारी जो प्रोसेस है उसको उचित मुआवजा मिले, ताकि परिवार को कुछ सहायता राशि मिल सके। वहीं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सांची द्वारा शिक्षा और चिकित्सा को लेकर कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसके तहत दूसरे तल्ले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर जमशेदपुर के सभी गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य और प्रधान मौजूद थे। इस मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भगवान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 वर्ष बाद कमेटी ने एक बार फिर समाज सेवा की ओर कदम बढ़ाया है। इसके तहत चिकित्सा और शिक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर लगभग 4 करोड़ की लागत से भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया है, जिसमें चिकित्सा के लिए 25 कमरे और जरूरतमंद बच्चों के लिए 10 क्लासरूम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए बनने वाला ये अस्पताल पूरी तरह से आधुनिक उपकरण से लैस रहेगा। कमेटी के इस प्रयास से सिख समुदायों के साथ कमेटी के सदस्यों में काफी खुशी देखी जा रही है। निर्माण कार्य में शामिल सभी गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों एवं प्रधानों द्वारा भवन निर्माण कार्य कर रहे श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रमदान किया गया और भवन निर्माण कार्य में सहयोग किया गया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज दूसरे तल्ले की ढलाई हो रही है, जो शिक्षा का और चिकित्सा अस्पताल के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई पूर्व प्रधान सरदार इंद्रजीत के समय में बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था, और उसके बाद हमारे सभी भाई जानते हैं कि 4 साल लगभग सेंट्रल कमेटी में कोई काम नहीं हुआ, और अभी फिर पूरी संगत के सहयोग से, समूह जमशेदपुर प्रबंधक कमेटियों के सहयोग से फिर काम शुरू हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो जिस उद्देश्य से हम लोग खोलने जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि उसमें भी काफी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। जैसे डायलिसिस मशीन हुई, एक्सरे मशीनें और ब्लड टेस्ट की कुछ यूनिट उसमें जो लगती है वो सब हमारे पास डोनेट, बहुत से भाइयों ने डोनेट करके लिखवा दिया कि जिस दिन बिल्डिंग चालू होगी हम ये सामान भेज देंगे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि हम लोग बिल्डिंग के बाद हम लोग का जो आगे जो काम है उसमें भी काफी हद तक हमारा काम हो चुका है। इसलिए जल्द से जल्द हम लोग ये दोनों काम, और कोचिंग क्लास जो है वो शुरू है। इधर गम्हैया प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत की विवाहिता को धक्के मारकर ससुराल पक्ष के द्वारा ससुराल से निकाला गया था, जिसके पश्चात मामला पुलिस के पास भी गया था, लेकिन पुलिस द्वारा घटनास्थल बिहार का नवादा होने के कारण मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद आज महिला समिति द्वारा पीड़ित महिला का साथ देता हुआ देखा गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने पीड़ित महिला के ससुराल के बाहर जोरदार प्रदर्शन और हंगामा किया। साथ ही भाजपा नेता सह महिला समिति की सुनीता मिश्रा द्वारा काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुलवाया गया। इधर दरवाजा खोलने के बाद पीड़िता की सास एवं महिला समिति के सदस्यों के बीच काफी देर तक बहस हुई। वहीं सास द्वारा कहा गया कि पीड़ित महिला इस घर में कभी नहीं रहती थी, लेकिन पीड़ित महिला से पूछा गया कि क्या वे इस स्थान में रही हैं और उसके पास इसका कोई भी प्रमाण है, तो उन्होंने बंद कमरे के बाहर से बताया कि कौन से कमरे में क्या है। उन्होंने यहां तक बताया कि रसोई किस जगह है एवं अटैच टॉयलेट बाथरूम की जगह कौन सी है।
सुनीता मिश्रा एवं अन्य महिला समिति सदस्यों द्वारा जब काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुलवाया गया तो तमाम चीज उसी जगह पाई गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई में पीड़ित महिला इस घर की बहू है एवं यहाँ 2 महीने रहने का दावा करने वाली बात बिल्कुल सच्ची है। हालांकि अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी हस्तक्षेप पूरे मामले में नहीं किया गया है, लेकिन आसपास के लोगों एवं महिला समिति द्वारा पीड़ित महिला का साथ देता हुआ देखा गया है। आप इस घर में रही हैं? हाँ जी। आप जानते हैं इस घर में कौन सा क्या कमरा है? हाँ सर जानते हैं। इधर ऐसे कोली है और एक खिड़की एक इधर से है, इधर ये है जो गेस्ट लोग बैठते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो मतलब डोर चौकी लगाया हुआ है, ये रूम है, उधर से खिड़की है, और फिर इसके बगल में एक किचन है, और किचन के बगल में एक देवता रूम है जिसमें हम मुद्रा सिंह रहते थे, और इसमें पापा मम्मी सब रहते थे, और फिर एक सामने एक रूम है, ओकरा में अटैचमेंट बाथरूम लैट्रिन है, और फिर उसके इधर है बगल में तो उसमें एक बाथरूम है नहाने के लिए। कर सकता है, फिर वो भी शादी नहीं करेगा, ये भी शादी नहीं करेगा, लिविंग रिलेशनशिप चलता रहेगा। जब इसको बच्चा होने वाला था तो उसने क्यों अबॉर्शन करवाया, और मोहल्ले से ही पता भी चला है कि शायद साल भर पहले भी किसी और लड़की के साथ में इसी तरह का कोई कांड हो चुका। मतलब लड़का इस तरह का एडिक्टेड है और वो लड़कियों को यूज करता है। आदित्यपुर जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक नगरी है। यहाँ एनआईटी एवं एनएमएल जैसे देश के महत्वपूर्ण शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान हैं। वहीं जियाडा जैसा औद्योगिक क्षेत्र भी है। इन तीनों के सहयोग से जमशेदपुर में एक बेहतर औद्योगिक एवं शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए एनआईटी ने पहल कर दी है। इसी के तहत 23, 24 एवं 25 नवंबर को संस्थान परिसर में इंडस्ट्री एकेडमी कॉन्क्लेव 2023 नामक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आयोजन एनआईटी की ओर से किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के विभिन्न उद्योगपतियों, उच्च संस्थानों के प्रमुख एवं अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। कॉन्क्लेव को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद प्रोफेसर सूत्रधार ने कॉन्क्लेव की जानकारी दी। उन्होंने उद्यमी और एनआईटी जमशेदपुर के बीच सहयोग की गुंजाइश के बारे में बताया और कहा कि एशिया के साथ पूर्व में बैठक का आयोजन हो चुका है। इस कार्यक्रम में रक्षा, डीआरडीओ, रेल, ऑटोमोबाइल जैसे बड़े उद्योगों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के डेलीगेट्स को आमंत्रित किया गया है। करीब 350 डेलीगेट इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। संस्थान के निदेशक ने बताया कि स्थानीय उद्योग अपने उत्पादों के लिए कई खरीदारों का प्रबंधन कर सके, इसके लिए भी B2B बैठक होगी। त्रिस्तरीय सम्मेलन में एकेडमिक MOU, पैनल डिस्कशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्क्लेव हो रहा है, इधर में इंडस्ट्री से, एकेडमी इंस्टीट्यूट से, रिसर्च लैब से थ्रू आउट द इंडिया अबाउट 40 डिग्नेटरीज आर कमिंग एंड एक्सपेक्टेड 100 इंडस्ट्री अराउंड इन एंड अराउंड जमशेदपुर और झारखंड का है। लाभ इसको इकोसिस्टम डेवलप होगा, लेकिन लाभ इफ यू कैन थिंक दैट इट इज सी इन द नेक्स्ट मंथ, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज ए प्रोसेस where NIT can do some activities. Goal is just to improve the ecosystem of this. कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं, इंक्लूडिंग NIT जमशेदपुर ओनली 45 स्टूडेंट्स, आप लोग सुन लिया, बट अदर IITs, NITs, IIITs, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से अराउंड 300 स्टूडेंट्स आ रहे हैं मॉडल कंपटीशन के लिए। तो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट टू इनकरेज द स्टूडेंट्स। अबाउट 70 मॉडल्स ऑलरेडी कंफर्म किया है, तो 20 मॉडल्स तो शो किया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल में 24 नवंबर से अंतर मंडल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सिरसा चक्रधरपुर द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के सिरसा स्टेडियम में तैयारी जोर शोर से की जा रही है। टूर्नामेंट जीतने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल के फुटबॉलर लगातार अभ्यास कर रहे हैं। बुधवार को इसी तैयारी को लेकर सिरसा स्टेडियम में चक्रधरपुर रेल मंडल फुटबॉल टीम और NGC क्लब के बीच अभ्यास मैच खेला गया।
अंतर मंडल फुटबॉल चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व रेलवे की कुल 6 टीम भाग ले रही है। ग्रुप ए में गार्डन रीच, चक्रधरपुर और खड़गपुर वर्कशॉप की टीम शामिल है, जबकि ग्रुप बी में खड़गपुर, ओपन लाइन रांची और आद्रा की टीम शामिल है। लीग मैच 24 नवंबर को गार्डन रीच बनाम चक्रधरपुर और खड़गपुर ओपन लाइन बनाम रांची के बीच खेला जाएगा। 25 नवंबर को चक्रधरपुर बनाम खड़गपुर वर्कशॉप और आद्रा बनाम खड़गपुर ओपन लाइन के बीच मुकाबला होगा। इसके बाद 26 नवंबर को गार्डन रीच बनाम खड़गपुर वर्कशॉप और रांची बनाम आद्रा टीम के बीच लीग मैच खेला जाएगा। 24 से लेकर 26 नवंबर तक कुल 6 लीग मैच खेले जाएंगे। इसके बाद 27 नवंबर की सुबह ग्रुप ए के विजेता और ग्रुप बी के विजेताओं के बीच पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं शाम को ग्रुप बी के विजेता टीम और ग्रुप ए के उपविजेता टीम के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। 28 नवंबर को दोनों सेमीफाइनल के विजेता टीम के बीच फाइनल मुकाबला होगा। फाइनल मुकाबले के बाद एक समारोह का आयोजन कर विजेता उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। इस खेल प्रतियोगिता में चक्रधरपुर के डीआरएम एजे राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। प्रत्येक हाफ का मैच 35 मिनट का होगा और 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। सभी मैच का आयोजन चक्रधरपुर के सिरसा स्टेडियम में होगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।